प्रकाश के परावर्तन पढ़ दिए थे, आज पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। पिछले दिन पढ़ चुके हैं पारदर्शी माध्यम क्या होता है। क्या होता है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। और जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे कहेंगे अपारदर्शी। और जिससे थोड़ा बहुत हो उसे कहेंगे पारभासी। याद है? क्या कह रहा है? किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पारदर्शी माध्यम में कौन रेखा में जाता है? सरल रेखा में गमन करता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? परावर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है? आता है, टकरा के वापस चल जाता है। सही है। और इसमें क्या है? इसमें प्रकाश आएगा इस माध्यम से, यहाँ पर मान लीजिए हवा में है प्रकाश और इससे इस यहाँ तक हवा है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है पानी। तो हवा से अब कहाँ आ गया पानी? प्रकाश पानी में आ गया। हो सकता है प्रकाश ये पानी है, यहाँ से प्रकाश आएगा और ये इस तरफ चल जाएगा। तो प्रकाश इस तरफ कहाँ क्या हुआ? पानी से गया है हवा में, हवा से गया है पानी में। तो एक माध्यम से पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे में क्या करता है? प्रवेश करता है। तब क्या होता है? यही पढ़ना है अपवर्तन में। क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? ये पूछ रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या वो सरल रेखा में चलता है या अपना माध्यम बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। अपने दिन में जो भी कुछ अनुभव करते हैं उसको दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। यह इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो हमको लगेगा क्या है कि नीचे वाली जो तली पेंदी है क्या हो रहा है? थोड़ी सी उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। लगता है कि उठा उठा है से उठी हुई प्रतीत होती है। पानी से भरे किसी टैंक, ताल मतलब पोखरा या पोखर में तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब यानी सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, तो कांच के स्लैब के ऊपर देखने पर अक्ष उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा था? जैसे कोई शीशा है, यहाँ शीशा के कांच के स्लैब को इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो लिखा है NCERT, ये थोड़ा NCERT बड़ा दिखाई देगा, N बड़ा दिखाई देगा। तो कह रहा था कि वो क्या होता है? थोड़ी सी ऊपर दिखने से थोड़ी सी उठे हुए प्रतीत होते हैं, थोड़ा उठे हुए प्रतीत होता है। ऐसा काहे होता है? ये जो लिखा है सिल्ली समझते हैं? सिल्ली क्या होता है? हम लोग समझते हैं सिल्ला क्या होता है? जो लकड़ी का होता है उसको सिल्ला। एक होता है बर्फ का सिल्ला। जब कभी घरे शादी ब्याह होता है तो बर्फ आता है क्या बनाने के लिए? ठंडा स्प्राइट सब रखने के लिए कुछ बर्फ आता है जो रूह अफ़ज़ा बनाता है, चाहे जो रचना बनाता है। शादी में बर्फ का पतीला लेके आता है, पतीला में रख देता है बर्फ के सिल्ला और उसको खोल कर रखता है, बनते रहता है। तो ये बात क्या है? सिल्ली की यानी सिल्ला की। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? बर्तन कहाँ रखे हैं? बर्तन कांच के बर्तन रखे, किसको रखे हैं? पानी में रखे हैं। आंशिक रूप से डूबा हुआ है। आंशिक रूप से मतलब इसको डूबा है तो पूरा डूबा नहीं हुआ है, आधा डूबा हुआ है। यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ये जो इसको शीशा की मान लीजिए, ये जो बोतल है, यहाँ ये बोतल है, इस बोतल में रख देंगे, इसको डुबा देंगे तो ये जो इसका नोकी है वो क्या होता है? तो वो लगेगा कि क्या ही टेढ़ा है, थोड़ा सा मुड़ल है, थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व यानी साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? से कह रहा है कि गिलास है, यहाँ बर्तन है शीशा के, उसमें रख दिए हम नींबू, रख दिए हैं कटर नींबू रख दिए और उसके नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या है कि थोड़ी सी उठा हुआ या अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा काहे हो रहा है? इस अनुभव हम क्या करेंगे? व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? इसे कह रहा है आगे। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करते हैं। पानी में क्या है? पूछा है कि पानी में पेंसिल क्या हो रहा है? मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस पर विचार पेंसिल के पानी में
डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाले प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखते हैं तो उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा कहीं होता क्या कहा है, पेंसिल के पानी में, पेंसिल क्या होगा, पानी में डूबे हुए भाग, पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता है, अलग दिशा से आता है। क्योंकि इस तरफ हो गया हवा हो गया, एक तरफ हो गया पानी हो गया, तो अलग दिशा से आता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से यही कारण है जो इस कारण से पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उसी कारण से जो अक्षर होता है, अक्षर पर अगर कांच का स्लैब रख देते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी वजह से यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे किरोसिन या कार्बाइन का तेल का प्रयोग करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या तब भी अक्षर की ऊंचाई तक उठे हुए प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग होते हैं। ये परीक्षण सूचित करते हैं। अच्छा देखिए, कह रहा है कि जहां पर हम पानी रख रहे थे वहां पर क्या रखेंगे, किरोसिन रखेंगे या तारपीन का तेल रखेंगे। जैसे सरसों तेल, नारियल तेल होता है, उसी तारपीन का तेल होता है। तो हम क्या करें, पानी क्या रख रहे हैं, या तो किरोसिन रखेंगे मतलब बढ़िया तेल, या तो तारपीन का तेल रखेंगे। वैसे ही तब फिर क्या जो पेंसिल है मुड़ी हुई प्रतीत होगी। या जब हम जो कांच का स्लैब जहाँ ए लिखे हुए हैं इसके ऊपर हम कांच का स्लैब एक रख दिए, कांच का स्लैब रख दिए हैं, तो प्लास्टिक माध्यम के कांच के स्लैब पे जगह हम क्या रख दिए हैं, प्लास्टिक के रख दिए हैं, प्लास्टिक के स्लैब रख दिए हैं। क्या तब भी अक्षर उतनी ऊंचाई में प्रतीत होगा या अलग अलग होगा? इसके प्रभाव के बारे में आगे देखेंगे। प्रतीत करते हैं प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार के रूप में क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। कह रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो क्या हो जाता है, इसकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। इसको प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हो जाता है तो दूसरे माध्यम में संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश कर रहा है, बताइए क्या अपना दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो क्या करेगा, अपना दिशा बदल देगा। क्या प्रकाश सभी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है? नहीं, प्रकाश सभी माध्यम में एक ही दिशा में नहीं चलता, सभी माध्यम में अलग अलग दिशा में चलता है। क्रियाकलाप 9.7 9.7 पानी से भरे एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। पानी से भरा एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व साइड में रखकर सिक्के को एक बार उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? कह रहा है कि अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व मतलब बगल से सिक्के को एक बार में उठाने की कोशिश कीजिए। क्या आप उठा पाएंगे इसे? जैसे अभी तुम लोग रील्स वगैरह देखा होगा, जैसे क्या है प्रयोग करके दिखाएगी, बताएं? अच्छा ठीक है, तुम साइड कुर्सी हटाओ वहां से, सही है। इसको आना है और वहां से आने के बाद तुमको इसको हटा देना है, ऐसे मार देना है, ऐसे हटा देना है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो और दिखाते हैं, यहाँ रखल है, तुम वहां जाओ देखना से क्या ये से देखो। कौन है सुशांत? आओ सुशांत, उसको थोड़ा इस तरह बैठ जाए। हाँ सही। एक आंख बंद कर देना, ऐसे करके मारना, ठीक है? बंद हो गया, सही? ठीक है। अब इधर देखो, हम कहने से घूमो, घूमो,
एक बार में नहीं हुआ है? नहीं, एक बार में नहीं हुआ है समझ में आया? जी। सही, चलो एक बार में मतलब ऐसे लगा, एक बार में नहीं होता है। आई तो ये तो छोटकी बड़की जो था, छोटकी डिब्बा रहेगा ना, ढक्कन रहेगा, तो एक बार में होता ही नहीं रहता है। सही, कोई विशेष है? नहीं। तो ऐसे क्या करते, इसको डिब्बा सहित फेंक देगा से, लेकिन ये खाली ढक्कन नहीं गिर रहा था। तो कह रहा है कि आप क्या कीजिए, नहीं हो रहा था, सिर्फ पीछे ही हाथ पीछे ही हाथ लगा है। अभी कह रहा है कि जैसे डिब्बा में पानी भरल है, अब भरल है, और उसको तुम ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे हाथ लगाया, ऐसे उठाना है, ऐसे जो उठाएगा ना तो क्या हो जाएगा, आसानी से नहीं उठ पाएगा सर। जैसे एक बार लगाएगा नहीं उठेगा, तो वैसे करेगा तब पकड़ा जाएगा सर। जैसे एक बार नहीं हो, दोबारा बार में होगा ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह बखेने की देखेगा सर। तो कह रहा है यही क्रियाकलाप आपको करने के लिए कह रहा है, ऐसा क्रियाकलाप करेंगे। तो पानी का उतना बड़ा है नहीं, डब्बा के लिए आगे दिखाए से कहीं दिखाएंगे होगा। इस क्रियाकलाप को दोहराइए, इसको फिर दोहराइए, इसे कह रहा है दोहराइए। आप इसके बारे में क्या, आप इसके बारे में करने में क्या सफल नहीं हो पाए थे? एक बार में सफल हो पाए थे कि नहीं हो पाए थे? अपने मित्रों से इसके करने के लिए कहिए, सब कहीं करने के लिए, सुघुमाव अखो करने के लिए से उनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए कि क्या क्या हुआ है, कौन एक बार में कर लिया, कौन दो बार में कर लिया, कौन कैसे किया है, उसे तुलना करना है। आगे क्रियाकलाप 9.8, किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर तली में एक सिक्का रखिए। मेज पर एक उथला कटोरा, ऐसा कटोरा जो उथला कटोरा रखकर एक तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए, जब एक सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। कटोरा में रख दिए है, धीरे धीरे पीछे हटना है, जब वो दिखाई देना बंद हो जाए तो क्या करना है, हमको रुक जाना है। अपने मित्र से सिक्के को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। उसको छुए बगैर क्या करना है, उसमें पानी डालने के लिए कहना है। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए, क्या सिक्का उसी स्थिति में पुनः दिखाई देने लगा है या कैसे संभव हो पाता है ऐसे। पानी उसमें पहले खाली है ऐसे, अब हट गए, अब उसका उसमें पानी रख के देखना है कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। क्रियाकलाप 9.8 में कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, आपसे पूछेगा सवाल, कितना 50 बार सवाल पूछ चुका है अभी तक परीक्षा में, सही है, सरकारी नौकरी की परीक्षा में सवाल पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सवाल से पूछेगा कि एक सिक्का है, अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, काहे? प्रकाश की किस घटना के कारण? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन या विकिरण। तो किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन। आपसे कोई सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, काहे? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसी पूछेगा कि वो पानी के अंदर पेंसिल है, अब पेंसिल की थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, जैसे थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, क्या है कारण? किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्रियाकलाप 9.9, मेज पर रखी एक सफेद कागज की सीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। मेज मतलब टेबल पर एक सफेद कागज की सीट रखा है, उस पर क्या करना है, एक मोटी रेखा खींच देना है। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए, उस पर एक ऐसा कोण स्लेब रखना है, ऐसे कागज का स्लेब रखना है, इसका कांच का स्लेब रखना है, कांच की पट्टी रखना है कि इसकी एक कोर कोई क्या करे, कोई कोण बनाए। कोण ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, तो क्या बनाए, तो कोण बनाए ऐसे। स्लैब के नीचे आय रेखा के भाग को पार्श्व साइड से देखिए। क्या आप देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा की अभिलंबवत हो। क्या अब आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे रखा हुआ भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए, क्या स्लैब के नीचे रखा भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? और होता है तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? सबका कारण क्या है? सबका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सही, आपको ऐसा नहीं कह देना है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है, ऐसा नहीं कहना है। सही, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अभी सही ना वायरल चल रहा है कि नेहरू जी कहते थे। 9.3.1, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन करना है।
अपवर्तन। जो भी घटना है सब में पहला लाइन में पढ़े थे परावर्तन, इसमें पढ़ेंगे सब के सब अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप को करना है इसमें। क्रियाकलाप 9.2। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट ड्राइंग पिनों की सहायता से चिपकाइए। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में एक वैसा ड्राइंग बोर्ड है, उस पर छोटी छोटी क्लिप लेके ठोकले रहता है। जैसे कहीं देखे बैंक वगैरह में जाते हैं तो ऐसे ठोक कर लगा रहता है और उसमें कोई कागज चिपकाना है तो कागज ले लेगा, ऐसे कागज लेके ऐसे उसकी वो पिन रहेगा ऐसे धा के उसमें पीने से ठोक देता है ऐसे। देखिए उसने कहा है कि ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की सीट से ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। लगा दिए। सीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब लीजिए। बीच के रूप में एक कांच का आयताकार स्लैब, आयताकार आयत ऐसे होता है, आयत ऐसे होता है। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। पेंसिल से ऐसा रख दीजिए, पेंसिल से उसके ऊपर से ऐसे खींच दीजिए, रूपरेखा खींच दीजिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखिए। इसका नाम दीजिए ABC और D, ABCD रख दीजिए। 4 एक असमान अल्पी लीजिए। 4 को एक समान अल्पी लेना है। अल्पी समझते हैं, साड़ी में लगता है ऐसे, अल्पी लीजिए। 2 पीने मान लीजिए E और F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोण AB से कोई कोण बनाती है। E और F लेना है, A से और B से ऐसे मिला दीजिए कि क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए। पिन E, यहाँ E और F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से, फलक मतलब क्या होता है, E फलक है। इस तरफ से देखेंगे, देखो इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, क्या हो रहा है, सब फलक है। फलक विभिन्न फलक से देखिए, विपरीत फलकों से देखिए। दूसरी 2 पिनों माना G और H को इस प्रकार लगाइए कि एक पिने E और F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हो। अब एक और लगाना है, 2 पिन और लगाना है, E और F ऐसे लगाना है, नहीं हाँ E और F लगाना है कि G और H लगाना है, G और H लगाना है जो E और F के प्रतिबिंब दिखा है। पढ़े थे कि ऐसे वस्तु रख रहे थे तो ऐसे प्रतिबिंब बन रहा था, तो उसके प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में स्थित हो, ऐसा लगाना है। पिनों और तथा स्लैब को हटाइए। अब पिन को भी हटा दीजिए और स्लैब को भी बाहर निकाल दीजिए। पिनों E तथा F की नोकों, यानी नोक मतलब टिप, यह इसको कहते हैं, टिप कहते हैं। टिप एक होता है अधिक टिप, किसका, ट्रैक्टर के। कई बार गया 15 20 16 20 18 गया, उसको कहते हैं कि 18 टिप गया है। पिन E तथा F की नोकों की स्थितियों को मिलाइए। इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। रेखा को जो आया उसको AB तक, यहाँ से आया उसको मिलाते चलिए। मान लीजिए कि E और F AB से बिंदु O पर मिलती है। इसी प्रकार पिन G और H नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि HG CD से O' पर मिलती है। O तथा O' को मिलाइए। EF को P तक बढ़ाइए, जैसा कि चित्र 9.10 में बिंदुकित रेखा दर्शाया गया है। अब 9.10 आपको फोटो देखना है। 9.10 फोटो कितना है, देखिए ABCD लिया हुआ है कि ABCD सही है। कांच का स्लैब है और कहाँ यह है, EF लिया है, E है, यहाँ E है और F है, फिर एक G और H, G है और H है। यहाँ कौन बन रहा है, I, यहाँ बन रहा है R, यहाँ बन रहा है I2, यहाँ बन रहा है R2, यहाँ I1 I2, यहाँ I2 R2 और यहाँ बन रहा है, यहाँ है E O पर बन रहा है, यहाँ E O' पर बन रहा है और यहाँ E M है और E M' है, E M है और M' है। M' किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, डैश। सही पढ़े हैं कि E है X और E है X डैश, X और X डैश, तो इसके ऊपर ऐसा रहता है, उसे कहते हैं डैश। और यहाँ देखिए, यहाँ E वायु है, I कांच है, I क्या है, वायु। तो प्रकाश अगर ध्यान से देखिए, अगर प्रकाश इस तरफ से यहाँ चला गया है तो कहाँ से कहाँ गया है, वायु से गया है कांच में। इसमें कहाँ चला गया था, क्या हो गया है, कांच से गया है वायु में। यहाँ गया वायु से गया कांच में, कांच से गया वायु। अगर ऐसे कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ गया, वायु से कांच में, इसमें क्या हुआ, कांच से वायु में।
इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु O तथा O' पर परिवर्तित की है। प्रकाश किरण O तथा O' पर परिवर्तित की। प्रकाश किरण जो यहाँ आ रहा है कि है, इस प्रकाश किरण को इसको जाना चाहिए था, कहाँ पर जाना चाहिए था, इसको इस तरफ जाना चाहिए था, सही है, इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ है? कमेंट तुम लोग हमको लगा कोई और है। उसको जाना कहाँ चाहिए था? इस तरफ। गया क्या है? इस तरफ। वैसी ही उसको जाना चाहिए था यहाँ से, जब इस तरफ से, ये तो समझ गए, जो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो इस प्रकाश यहाँ से आ रहा है कि इसको जाना कहाँ चाहिए? जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन कहाँ चला गया है? जैसे बाहर निकला है ये चला गया है, ये इस तरफ आ गया है। अपने यहाँ पर O पर और O' पर क्या किया है? दिशा को परिवर्तित किया है, परिवर्तित यानी चेंज किया है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O' पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। जो EO है, कह रहा है कि जो O है, O' है, ये कहाँ है? ये पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाला है। माध्यम क्या है? माध्यम होता क्या है? माध्यम वो है जहाँ पर खाली क्या है? हवा है। माध्यम वो है जहाँ क्या है? कांच है। माध्यम वो है जहाँ पे क्या है? ये कांच है, ये क्या है? वायु। तो माध्यम, हाँ, वायु तो हवा है। तो जैसे ये इसमें हम लाइट रखे, रोशनी है, टॉर्च है, इसको अभी मार रहे हैं यहाँ, तो हवा में मार रहे हैं, किसमें मार रहे हैं? हवा में मार रहे हैं। इसको बोतल में पानी भरा है जितना है, इसी के अंदर मारेंगे, तो इसमें किसमें मारेंगे? पानी में। तो दो को माध्यम होगा, एक हो गया हवा, एक हो गया पानी। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, एक दिया है हवा और एक दिया है कांच। बोतल बहुत कीमती नहीं है, इसमें पानी कीमती है, गिर जाएगा था सब भी मिल जाएगा। ये कांच का स्लैब भी है। तो क्या कर रहा है कि जो O है और O' है, वो कहाँ पर ही है? वो वहाँ पर है जहाँ पर क्या हो रहा है? एक माध्यम दूसरे माध्यम में मिल रहा है या दूसरे माध्यम से जा रहा है। कह रहा है कि O और O' दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। अब AB के बिंदु O पर एक अभिलंब M' खींचिए, दूसरा अभिलंब M' खींचिए, M' CD के बिंदु O पर खींचिए। N' खींच रहा है यहाँ अभिलंब खींचा है N'। उसने बताया था कि इसे कहते हैं लंब, सीधा आता है कहते हैं लंब। देखिए सीधा है कि एकदम सीधा है, यहाँ पर भी क्या है? एकदम सीधा है। यहाँ है, यहाँ है N, आई है N', आई है M, आई है M'। अभिलंब खींच रहा है, ठीक है। अभिलंब खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। सही, दो माध्यम कह रहा है, एक माध्यम कह रहा है विरल, एक कह रहा है सघन। विरल और सघन, विरल, एक कह रहा है सघन। दो माध्यम इसमें आया है, सघन और विरल। सोच के बताओ कि इसमें से दो चीज है, एक वो है जहां पर कम है और एक वो जहां पर ज्यादा है। मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ ज्यादा है, एक ऐसी जगह है जहां भीड़ कम है। तो तुमको कौन लग रहा है? भीड़ ज्यादा वाला कौन है? सघन की विरल? सघन क्या है? भीड़ बड़ा है, इसमें क्या है? आदमी संख्या ज्यादा है। और विरल क्या है? इसमें कम है। जैसे हम कहें कि कौन सघन और कौन विरल है। कौन सघन है? ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल है। जहां ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? सघन, जहां कम होगा उसे कहेंगे विरल। अब ध्यान से कहा है, बिंदु O पर प्रकाश की किरण, बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु से कांच में क्या कह रहा है? प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश कहाँ से? विरल से सघन में, मतलब वायु से कांच में। तब विरल कौन है? विरल कौन है? ई है विरल। इधर कौन विरल है? ई क्या है? सघन। ई क्या है? सघन। तो आपसे पूछेगा कि कांच और वायु में सघन कौन? कांच वायु सघन
कांच कांच क्या हो गया? सघन सघन। अब विरल कौन हो गया? वायु। सघन कौन? कांच। अब विरल कौन? वायु। क्या ये आपकी किताब में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। क्या याद हो जाएगा कि पूछेगा सवाल कि कांच और वायु में सघन कौन है? सघन कांच कांच। विरल कौन है? वायु वायु। ये हम कैसे पकड़े? यहाँ लिखा है, यहाँ ही लिखा हुआ है कि कांच क्या करता है? विरल से जाता है सघन में और वायु से जाता है कांच में। प्रकाश ठीक है। नोट कीजिए कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसमें जा रहा है? अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। कब अभिलंब की ओर झुक जा रहा है? जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर कब झुक जाती है? जब प्रकाश विरल से जाएगा किसमें? सघन में। विरल से जाएगा सघन में तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। विरल से जाएगी सघन में तो क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल से जाएगी सघन में, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे कहेगा कि वायु जो प्रकाश वायु से गया है कांच में, वायु से गया है कांच में, क्या होगा? वायु से गया है कांच में, क्या होगा? तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओ पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में प्रवेश किया है। ओ डैश पर, यहाँ देखिए ओ डैश कारण है कि कांच से वायु में प्रवेश किया है। बात सही था कि? ओ डैश पर कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, ओ डैश पर क्या हुआ है? कांच से वायु में प्रवेश किया है, मतलब सघन से विरल में गया है। सही कहा था कि सघन से विरल में गया है। और क्या सघन से जैसे विरल में गया है, क्या हो गया है? अभिलंब से दूर हो गया है। देखिए ये अभिलंब है, इससे क्या हो गया है? दूर हो गया है। यहाँ ये है, इसको जाना चाहिए इस तरफ, आ गया है इस तरफ, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया है। एक बार अभिलंब की ओर झुक गया है, एक बार अभिलंब से दूर चला गया है। अभिलंब से दूर हो गया है। दोनों अपवर्तक सतहों AB और CD पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। तुलना करना है। उससे पहले कुछ बात समझ लेते, जो मेन बात है इसे समझ लेते हैं। सही, हम इसके लिए चलते हैं। क्या समझे हैं इसको समझिए। अगर हम पूछे तो इसका पहले जवाब दे देते हैं। हम पूछ रहे हैं, अगर हम विरल से जाएंगे सघन में तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसमें? विरल से जाएंगे सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। और जब जाएंगे सघन से विरल में तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाएंगे। सघन से जाएंगे विरल, अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और सघन किसे कहा जाता है? जिसमें संख्या ज्यादा है उसे कहते हैं सघन, जिसमें कम उसे कहते हैं विरल। इसको देखो, इसको खोलो। इसको आज ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक। हैप्पी। और इधर से कलर कर देते हैं। अगर हम कहें सघन का मतलब क्या होता है? सघन। और एक है विरल। सही। एक को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जाम, एक कह रहे हैं जाम खत्म। ये को है जाम खत्म। जाम समझते हैं? पीने वाला जाम नहीं, भीड़ वाला। सही है। तो अब बताओ, जाम है और जाम खत्म है तो सघन कौन होगा? सघन होगा जिसमें जाम है। जाम से क्या है? जिसमें खत्म है। और जिसमें जाम खत्म हो गया होगा विरल है। सही। अब देखिए ध्यान से, अब तुमको एक जगह कहाँ है? एक है जाम, सही, और एक को कहते हैं फ्री। सही। फ्री मतलब रोड खाली है, जो आपके एग्जाम की जगह लिख देते हैं खाली, लिख देते हैं खाली। तो जाता है साइकिल।
लहरिया कट। यस वेरी गुड। अब तुमको लहरिया कट मारना है, सही है। कहाँ मारेगा लहरिया कट? जाम में कि खाली में? खाली खाली मारेंगे से। अब तुमको लहरिया कट मार रहा है, अब सीधे पहुंच जाए जाम में से, रुक दे नहीं मारेंगे। अच्छा, अब मान लो दो रास्ता, एक रास्ता यहाँ पर आदमी है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, और तुम जो है तुम यहाँ है, तुम यहाँ है, एक आदमी यहाँ पर भी है, एक आदमी यहाँ पर भी है, एक आदमी यहाँ पर भी है, और एक आदमी यहाँ पर भी है, एक आदमी यहाँ पर भी है, एक आदमी यहाँ पर भी है, और एक रास्ता ऐसा है जिसमें ऐसा है। अब तुमको जाना है, तुम क्या है सबसे मोटे यही है, तुमको जाना है। अब तुम बताओ तुम किस में जाएगा, शॉर्ट के और किस में जाएगा हट के? सही शॉर्ट के जाएंगे, भीड़ वाला में हट के जाएंगे। इसमें जाएगा तुम हट के जाएगा, ऐसे जाएगा से ना चाहिए हमको, तुमको इसी रास्ता में जाना है, तुमको इसी रास्ता से जाना है, इसी रास्ता से, ये रास्ता है ऐसे, इसी में से जाना है। नहीं था कभी कभी भीड़ रहता है ऐसे, उसी में जाना है ऐसे। तो किसमें जाएगा शॉर्ट के, किसमें जाएगा हट के? इसमें जाएंगे शॉर्ट के जाएंगे, इसमें जाएंगे शॉर्ट के। अब तुमको जाना है तो तुम यहाँ ऐसे जाएगा, मान लो ये ऐसे जाना है, शॉर्ट के जाएंगे, इसमें जाना है शॉर्ट के, इसमें एकदम हट के जाएंगे, जेब में बनते जाएंगे, यानी जगह खाली बहुत है। ठीक बात है। अब देखिए, अब तब किसमें आप, किसमें क्या लिखा था? ये लिखा था अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और एक है अभिलंब से दूर हो जाती है। तो तुम बताओ तुम कब मुड़ेगा और कब दूर होगा से? दूर किसमें होंगे? दूर होंगे इसमें कि इसमें? इसमें दूर रहेंगे। और ये मान लीजिए अभिलंब है तो हम क्या करेंगे, इससे दूर दूर भागेंगे, इसमें उसके और मुड़ जाएंगे से। जैसे देखो ध्यान से कि हमको इसी रास्ता में जाना है, जाने नहीं दो उसे, तो है हम कैसे जाएंगे, तुमको शॉर्ट में जाएंगे, तुम्हारे मुड़ के जाएंगे से, और पूरा रोड खाली है इसमें से जाएंगे, सीधा चल जाएंगे है। तो अब सवाल है, बात समझ में आया कि आया? अब हम कह रहे हैं कि हमको जाना है सघन से किसमें? बिरल में, सही। और जाना है हमको बिरल से सघन में, सही। तो बताओ कब हम दूर जाएंगे और कब हम मुड़ जाएंगे? सघन से बिरल में जाएंगे तो सघन से बिरल में जाएंगे तो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। हाँ। खाली मिला, हाँ। है जा वहां से। बिरल से जाएंगे सघन में, क्या हो जाएंगे हम? उसके शॉर्ट में जाएंगे से। क्या है कि ई कौन है, बिरल कौन है? बिरल है खाली है, ई है ई है जाम। तो जाम में जैसे जाना था हमको शॉर्ट में जाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, समझ में आया कि आया? जब समझ में आया तो आइए यहाँ पर। अब बताओ, अब क्या वही बात है कि कारण है कि सघन माध्यम से नहीं, पहला कारण है बिरल से जा रहे हैं कहाँ? सघन में। तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, सही है। और कहाँ जाएंगे? सघन से जाएंगे बिरल में, तो उससे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। क्या बात सही है कि अब पकड़ा जाएगा कि? यही पकड़ने के लिए सारा कहानी हुआ है, अब इसको छोड़ना नहीं है। आगे यहाँ पर दोनों अपवर्तक सतह हो AB और CD पर आपतन कोण के मानों की तुलना कीजिए। चित्र 9.10 में सतह AB पर एक किरण EP तिरछी आपतित है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। कौन है? AB पर EP है। EP देखिए किधर है? EP P का यहाँ E है, यहाँ है EP है। इसे क्या कहते हैं? आपतित। दो परे से जो आता है आता उसे कहते हैं आपतित, जो जाता है उसे कहते हैं परावर्तित। तो इसमें हो जाएगा आपतित और अपवर्तित हो जाएगा। आगे देखिए, EP तिरछी आपतित होती है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। O डैश आपतित किरण तथा O डैश H निर्गत किरण है।
ओ डैश आपतित किरण तथा ओ डैश एच निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी वायु कांच अंतरपृष्ठ तथा सी डी कांच वायु अंतरपृष्ठ पर प्रकाश किरणें के मुड़ने के परिमाण समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है। तथापि प्रकाश किरणें थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है तब क्या होगा? स्वयं करके देखिए। कह रहा है एगो तो आ रहा था, ऐसे आ रहा था, एगो ऐसे जा रहा था। अब कह रहा है कि अगर प्रकाश सीधा ऐसे आएगा तो कैसे जाएगा? वो तो परावर्तन में भी पढ़े हैं कि कोई लंबवत आएगा तो लंबवत में क्या हो जाएगा? वापस चल जाएगा। अगर जैसा आएगा उसी हिसाब से जाएगा। तिरछा जाएगा, सीधा आएगा, सीधा जाएगा। इसको दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़िए। कह रहा है कि ओ डैश थोड़ी छोटा कर देते हैं। ओ डैश अपवर्तित किरण है। ओ डैश अपवर्तित किरण है। ओ डैश एच दिशा के समानांतर है। ओ डैश एच, ओ डैश यहाँ ओ डैश और एच, ओ डैश एच दिशा क्या है? समानांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी वायु कांच अंतरपृष्ठ तथा सी डी, ए बी क्या है? वायु कांच, ए बी है वायु कांच और सी डी क्या है? सी डी है कांच वायु, सी डी है कांच वायु अंतरपृष्ठ पर प्रकाश किरणें मुड़ने के परिमाण समान तथा विपरीत है। मुड़ने के परिमाण क्या है? समान भी है और विपरीत भी है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है। तथापि प्रकाश किरण थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरणें दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ अभिलंबवत आपतित होती है तब क्या होगा? स्वयं अभिलंबवत आता है तब क्या होगा? इसको क्या करना है? स्वयं करके देखिए। कह रहा है स्वयं करके देखिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो भी मुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा मुड़ना जरूर है, कभी उसके ओर मुड़ जाएगा या कभी उससे दूर हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन काहे होता है? प्रकाश का अपवर्तन काहे होता है? तो अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर होता है? एक फिक्स नियम है, उसी आधार पर होता है। जब परावर्तन में पढ़े थे, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश परावर्तन में प्रकाश का आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका क्या नियम था? प्रकाश के परावर्तन का नियम था। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। आइए देखते हैं कौन नियम है। प्रकाश के नियम निम्नलिखित है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। वही बात कह रहा है कि कौन कह रहा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, जो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं साइन थीटा, उसी को हिंदी में कहते हैं ज्या। हिंदी में कहते हैं ज्या। ये जो लिखा है ज्या, ये किसके लिए है? साइन। जो साइन थीटा था, साइन थीटा, इसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है साइन, SINE, साइन। प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का क्या मतलब है? बटा एक स्थिर होता है। स्थिर मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि वो बदलेगा नहीं, वो नहीं बदलेगा।
इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यही कारण है यह कोण 0 डिग्री से बढ़ और 90 डिग्री से छोट के लिए सत्य है। यदि I आपतन कोण हो, R अपवर्तन कोण हो, तब sin I बटा में sin R क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये एकदम काम की चीज है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला नियम है, इस नियम को याद कर जाइएगा, इस नियम को भी याद कर जाइएगा, इसको भी याद कर जाइए। चलो तुम भी चलो। देखिए जो भी लाल से रंगे हैं उसको दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खूब निमन से। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। प्रकाश से किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण का साइन, और अपवर्तन कोण की जया यानी अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर मतलब बदलेगा नहीं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक था जो नियम का दिया था, उसका नाम था स्नेल, तो स्नेल का नियम कहते हैं। यह कोण 0 डिग्री से बढ़ और 90 डिग्री से छोट के लिए सत्य है। यदि आपतन कोण I हो, अपवर्तन कोण R हो, तब sin I बटा में sin R बराबर क्या होता है? स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। दूसरे माध्यम मतलब नीचे वाले का, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में, डिटेल अध्ययन करेंगे। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक यानी इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। ये बात पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती है, क्या करती है? तिरछी गमन करती है तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, क्या हो जाता है? दूसरे माध्यम अपनी दिशा क्या कर लेती है? बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले परिवर्तन की दिशा के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 9.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाले स्थिरांक है। 9.4 में दाएं, 9.4 में ऊपर था, 9.4 यही 9.4 में आने वाले स्थिरांक है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 9.4 में दर्शाया गया है। ठीक है, अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। अपवर्तनांक को कैसे दर्शा सकते हैं? एक भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल के संबंध में बताया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग चालों में संचरित होती है। सही, ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है। आपसे पूछेगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग चालों से संचरित होती है। संचरण का मतलब होता है यहाँ से वहाँ जाना से। सही, जैसे आपको कहिए 9वां क्लास में आपको बताए थे कि वो कार है, इसमें कार में शीशा पैक है और शीशा कार के अंदर से बंद है, एसी चल रहा है, आदमी अंदर सोया हुआ है और तुम बाहर से उससे शीशा पर मार रहा है, भैया जी उठिए, क्या वो सुन जाएगा? क्या नहीं सुनेगा? क्योंकि आवाज अंदर तक नहीं जा पाता है। सही है। अब तो कह रहा है कि प्रकाश वहां तक गया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ है? उसके ध्वनि का संचरण नहीं हो पाया है। तो इसमें कह रहा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग चालों से संचरित होता है। आपसे पूछेगा प्रकाश पानी में, हवा में, निर्वात में, वायु में, कांच में, सब में एक ही चाल से चलता है कि अलग अलग चाल से? सब में अलग अलग चाल से चलता है, सब में अलग अलग चाल से चलता है। एक और सवाल सुने होंगे ऐसे ही, ये आपको बताए होंगे कभी कि जब आप क्या करते हैं, कभी शादी ब्याह के समय है, सही, शादी ब्याह में क्या हो रहा है, कोई किसी घर में शादी हो रहा है, गर्मी का मौसम, मान लो 1 महीना बाद, तुम छत पर सोया हुआ है और आप कोई फटका उड़ा, पता है? तो फटका जब उड़ता है तो पहले आपको फटका के आवाज़ सुनाई देता है कि पहले फटका के जो रोशनी दिखाई देता है ऐसे,
आवाज सुनाई देती पहले हमको है, आवाज सुनाई बिल्कुल गलती। अब आगे और सवाल है, मान ली सही भी हो सकता है, आगे फिर एक सवाल है। जब घरे गए और टीवी चालू किए, घरे गए टीवी चालू किए, आ गया ढींग के चिक्का आ रहा है, हो रहा है। जिसे चालू किए टीवी तो उसमें से निकलता है हीरो जी निकला टुनटुन यादव, कह रहा है कि भाड़ा पर हथियार देवेली, सही। तो पहले आपको आवाज़ सुनाई देगा कि पहले टुनटुन यादव दिखाई देगा, पहले टुनटुन यादव दिखाई देगा। ऐसा काहे होता है? क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है, ध्वनि की चाल बहुत कम है। प्रकाश यहाँ से आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे, से लेजर लाइट मारते हैं, जी पाकिस्तान मारते हैं, क्या देख सारी लोग कहीं उपयोग करते हैं इसे, तो कितना दूर चला जाता है इसे, प्रकाश बहुत स्पीड से जाता है। अब कितना स्पीड से जाता है देखिए, अगला पॉइंट यही है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है। यहाँ थोड़ा गलती लिखा है, कितना लिखा है, ये लिखा है 3 गुना में 10 के पावर 8, यहाँ क्या लिखा है, ये 10 108 दे दिया, थोड़ा सा नीचे हो गया है। कितना होता है, 3 गुना में 10 के पावर 8, इतना उसका होता है चाल। अब 10 के पावर 8 का मतलब समझते हैं, 10 के पावर 1 का मतलब समझते हैं क्या होता है, 10, और 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुना में 10, और 10 के पावर 3 का मतलब 10 गुना में 10 गुना में 10, और 10 के पावर 8 का मतलब 10 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10, क्या बारी 8 बारी, कितना ज़्यादा हो गया इसे। और ध्वनि चाल कितना होता है, ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड इतने होता है, एक सेकंड में कहाँ चला गया, 3 गुना में इतना चला गया, कितना दूर चला गया, तो ज़्यादा किसका होता है, ध्वनि का होता है। इसीलिए हमको ध्वनि पहले दिखाई देता है, और ध्वनि पहले सुनाई नहीं देता है, पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है और तब बाद में ध्वनि हमको सुनाई देता है। तो आपसे पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश के किसी भी माध्यम में हो सकने वाले द्रुततम चाल है। सबसे अधिक किसमें चलता है, सबसे तेज किसमें चलता है, निर्वात में। सबसे अधिक किसमें चलता है, सबसे अधिक चलता है निर्वात में चलता है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ, इसको हम सही कर देते हैं, इसको नहीं यहाँ सही हो जाएगा। 3 गुना में इसको वाइट में कर देते हैं, होता रहा यहाँ, इसको इसी ब्लैक और यहाँ से कर देंगे कुछ छोटा, सही। 3 गुना में 10 के पावर 8, इसको कर देंगे हम और रनिंग कर देंगे, हो गया सही। तो निर्वात में प्रकाश कितना होता है, 3 गुना में 10 के पावर 8, जो क्या होता है, सबसे द्रुततम है, मतलब सबसे तेज है। सबसे तेज कहाँ है, निर्वात, कहाँ पर है, निर्वात। सबसे अधिक कहाँ है, निर्वात। सबसे अधिक कहाँ है, निर्वात है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, यो इंपॉर्टेंट है। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, होती दोनों में बराबर है, लेकिन कम किसमें है, वायु में, अधिक किसमें है, निर्वात में। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है, मतलब कांच में पानी में क्या करता है, घट जाता है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रवेश के चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है, अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। आपसे पूछेगा कि अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल के ऊपर, प्रकाश की चाल के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम में प्रकाश की चाल के ऊपर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, अपवर्तनांक चाल पर निर्भर करता है। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल एक माध्यम में V1 और माध्यम 2 में V2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में की चाल तथा माध्यम 2 में चाल प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः n21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में इस पर व्यक्त कर सकते हैं। ये तो कुछ भारी बात आ गया, सही। दोबारा इसको पढ़ के देखिए ध्यान से। कारण है चित्र 9.11 में दर्शाए गए प्रकाश की किरण के ऊपर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। कहीं 1 है, 1 से 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 है और माध्यम 2 में है V2।
प्रकाश एक से प्रवेश कर रहा है 2 में, एक की चाल है v1 और 2 की चाल है v2। माध्यम का चाल है, सही है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात है को व्यक्त करते हैं। निकालना क्या है? निकालना है यहाँ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, नीचे लिखना है 2 और ऊपर लिखना है 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? माध्यम 1 का क्या है? v2 और माध्यम 2 का क्या है? v1। माध्यम 2 का है v2। हो गया? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 1, माध्यम 2 में है तो 2 है, और माध्यम 1 का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो v1 बटा में v2। इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि n/1। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 और 2 में v2, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक v1 और v2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को व्यक्त करते हैं। कह रहे प्रकाश की चाल माध्यम 1 में है v1, माध्यम 1 में है v1, माध्यम 2 में है v2, और माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को व्यक्त करते हैं। ऐसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? n/1 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक बात है, आगे चलिए। इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 निरूपित करते हैं। माध्यम n12 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो v1 v2 बटा में v1 है। यहाँ जो है यही दिया हुआ था, माध्यम 1 माध्यम 2, माध्यम 1 का है v1 चाल, इसका चाल था v2 था। ये थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना चाहिए। यदि माध्यम 1 का माध्यम 1 निर्वात या वायु, माध्यम 1 क्या है? निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। माध्यम 1 निर्वात या वायु, माध्यम 1 क्या है? निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब उसमें किसका आ जाएगा? या तो वायु आ जाएगा या निर्वात आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। उसे हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तब तथा माध्यम में प्रकाश की चाल b हो, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? n बटा n m होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। माध्यम 1 में निर्वात है, माध्यम 2 में किसी का अपवर्तनांक निर्वात निकालना है, तो क्या हम उसे कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल कितना है? वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो हम इसे क्या निकालेंगे? n m निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? c बटा में v आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है बोलिए। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक ही कहते हैं। सारणी 9.3 में, सारणी 9.3 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 9.3 यहाँ नीचे में अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1:33 होता है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी हैं, तथापि इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितना आंकड़ा दिया हुआ है? इसके अंदर कहा है कि बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है। इस सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखल है, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ को याद करिए, बाकी सबको याद नहीं करना है। क्या कहा है? कहा है कि सारणी से आपको याद होगा कि जल का अपवर्तनांक कितना है? जल का अपवर्तनांक है 1.33। जल का अपवर्तनांक है 1.33। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होता है? 1:1.33 होता है। वायु में प्रकाश का, ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश का वेग, नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे जल में। जब जल का निकालना रहेगा तो हम निकालेंगे जल का निकालेंगे। ऐसे आंकड़े अनेक जगह उपयोगी है, लेकिन हम उसको याद करना जरूरी नहीं है। आपको 2 को याद रखना है, सही है।
इसमें से हम कुछ अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ से हम कुछ कलम ले लेते हैं, कलिया नहीं ले लेते हैं लाल से, और इसका याद कर लेना है वायु के, बर्फ के, जल के, अल्कोहल के और हीरा के। 4 हो गया, 5 हो गया। आपको 5 का याद रखना है। वायु का कितना होता है 1.003, बर्फ के 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36 और हीरा का कितना होता है 2.42। आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, इसे कहते हैं एक है। सबसे अधिक किसका है हीरा के, सबसे अधिक हीरा के। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है वायु का, सबसे कम है वायु का। उससे कम किसी का है कि नहीं, सबसे कम किसका है वायु का, सबसे अधिक हीरा का, सबसे अधिक है हीरा का। तो वापस आ जाओ। सारणी 9.3 में ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। सारणी 9.3 में से नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए कहा है जो 9.3 दिया हुआ है, इसका आवश्यक नहीं है कि जो सघन माध्यम है उसका द्रव्यमान घनत्व भी क्या हो, अधिक हो, जरूरी नहीं है इसे। उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। यहाँ देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित समपृथांक यानी कोनोटेशन होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग किए हैं, सरल माध्यम और विघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। इसका मतलब क्या है, जो सघन और विरल का उपयोग कर रहे हैं उसका मतलब है प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक विरल, प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक विरल। हम कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हो जाती है। इसको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा और इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। इसको कहाँ से कौन करते हैं, इससे करते हैं। कारण है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है, सघन है। जैसे किसी का अपवर्तनांक है 1.33 और किसी का है 1.44 सघन अपवर्तनांक, तो कौन सघन है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या है, सघन है। देखिए तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा क्या है, सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल है, जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या है, विरल है। इन दोनों में से अगर हम कहें, इस दोनों में से इसमें से सघन कौन है, तो सघन कौन है, ई है, और विरल कौन है, ई है। तो जिसका कम है क्या है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला, जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या है, विरल है, जिसका अधिक अपवर्तनांक है वो क्या है, सघन है। अब अंडरलाइन की चेंज कर देते हैं इसको, अब ऐसा ले देते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ दिया हुआ है 1.33, 1.44, सही है। चाहे एगो सघन है एगो विरल है। यहाँ है ई है सघन और ई है विरल। क्या कहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है।
अब विरल है और सघन है, किसमें प्रकाश का चाल किसमें अधिक है, सघन में कि विरल में? सघन में। नहीं, विरल में। क्या देखिए, देखिए ध्यान से, विरल माध्यम में, किसमें? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा अधिक है। विरल में क्या है? अधिक है, और सघन में क्या है? कम है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। जो क्या करेगा? जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ए अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब किसको जाएगा? विरल से जाएगा सघन में, विरल से जाएगा सघन में। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाएगी। विरल से जाएगा सघन में तो क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगी, और धीमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब सघन से जाएगी विरल में तो क्या हो जाएगा? उसकी चाल बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर हो जाएगी। इतना बात जो अंडरलाइन किए हैं उसको क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ध्यान से 3-4 बार घर से पढ़िएगा। अब उसके आगे सवाल है, 5 सवाल है, ये होमवर्क के घर से बना के लाना है। किताब तुम्हारे पास है? किताब सरकारी किताब है, 150 में देता है। कितना देता है? 180 देता है, खरीद लीजिएगा। सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल है। ये 5 सवाल को बना के लाना है। अब क्या सवाल है? वायु में गमन करने वाली एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? क्या कह रहा है? वायु से जा रहा है, किसमें जा रहा है? जल में, तो अविलंब से दूर जाएगी या अविलंब की ओर हटेगी? बताइए इसे। आगे है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। इस सवाल शायद आपको सुबह बताया गया है, इसमें सवाल एक सवाल। आगे है, सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। 9.3 था, उसमें सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व कौन था? हीरा। कौन था? वायु। तो उसी को बताना है। आपको केरोसिन, तापमान का तेल का जल दिया गया है, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 9.3 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग कीजिए, बताइए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? बताइए इसे। इसको बताना है। सही। इसको आपको होमवर्क बनाना है, 5 सवाल। आगे है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन।